नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय चौहान। आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। भारतीय सेना ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सेना की इस प्रेस ब्रीफिंग में डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी कि डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार शामिल हुए। उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या सबूत दिए, वो तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इन तीनों के बारे में। आखिर ये तीनों जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस प्रेस ब्रीफिंग में आए थे, ये कौन थे? कौन है डीजीएमओ राजीव घाई? डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। मिलिट्री जो ऑपरेशंस करती है उसकी कमान इनके हाथ में रहती है। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई हैं, ये वही अफसर हैं जिनके पास पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल कासिम ने संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर की गुहार लगाई थी, एक फोन किया था और उसके बाद से ही सीज फायर की खबर सामने आई। दोनों देशों के बीच में सीज फायर हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई ने अक्टूबर 2024 को डीजीएमओ के पद पर ज्वाइन किया था। इस महत्वपूर्ण पदभार को संभालने से पहले वो चिनार कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी कि जीसीओ के पद पर तैनात थे। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई को कश्मीर घाटी और नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर आतंकवाद विरोधी अभियानों का विशेषज्ञ माना जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी इनकी भूमिका काफी ज्यादा अहम रही थी। ये थे डीजीएमओ राजीव घाई। अब दूसरे एयर मार्शल एके भारती, जिन्होंने काफी सारे वन लाइनर्स बोले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सुर्खियां बटोर करके ले गए। ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना की कमान संभालने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती यानी कि एके भारती ने 3 अक्टूबर 2024 को महानिदेशक वायु संचालन का पदभार ग्रहण किया था। एके भारती सेना में 1987 में कमीशन हुए थे और वो एनडीए डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र रहे हैं। अपनी वर्तमान भूमिका से पहले यानी कि जिस भूमिका में वो इस समय है, उससे पहले उन्होंने कई प्रमुख पदों पर काम किया है, जिनमें एयर ऑफिसर कमांडिंग एडवांस मुख्यालय यानी कि ईएसी, एयर स्टाफ ऑपरेशन जिसको आक्रामक के नाम से जाना जाता है, उसके सहायक प्रमुख रहे हैं। सीएससी में वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर के रूप में वो काम कर चुके हैं। वो एक फाइटर कॉम्बैट लीडर है। वो सुखोई 30M के स्क्वाड्रन के फ्लाइट कमांडर भी रह चुके हैं। तीसरी वो शख्सियत जो कि समंदर में राज करती है, भारतीय नेवी, वाइस एडमिरल एन प्रमोद। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की जिम्मेदारी वाइस एडमिरल एन प्रमोद पर थी। वाइस एडमिरल एन प्रमोद ने 15 जनवरी 2024 को नौसेना संचालन महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया था। वो नौसेना अकादमी गोवा के 38वें इंटीग्रेटेड कैडेट कोर्स के पूर्व छात्र रहे हैं और 1 जुलाई 1990 को भारतीय नौसेना में वो कमीशन हुए थे। एन प्रमोद संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के विशेषज्ञ भी हैं। वो वेस्टर्न फ्लीट के फ्लीट ऑपरेशंस के ऑफिसर भी रहे हैं। आईएनएस अभय, आईएनएस शार्दुल और सतपुड़ा के कमांडिंग ऑफिसर रहे। राजपूत के आईएनएस राजपूत के कार्यकारी अधिकारी रहे। इसके अलावा सुजाता के एससीओ और कृपान के जीओ भी रह चुके हैं। उन्होंने पोर्ट ब्लेयर स्थित नौसेना वायुसैनिक अड्डे की भी कमान संभाली है। डीएसएससी वेलिंगटन में डायरेक्टिंग स्टाफ के रूप में भी उन्होंने काम किया है। तो ये वो 3 लोग थे जिन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की और इस प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से अंजाम दिया, अभी तक हमने पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान पहुंचाया, हमारा इसमें क्या क्या रोल रहा, तीनों सेनाओं का अलग अलग, और उसके बाद मीडिया के सवालों का, पत्रकारों के सवालों का जवाब भी इन तीनों के द्वारा दिया गया। अब इस प्रेस ब्रीफिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि यह बताया गया, एक तरह से यह सबूत दिए गए कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान में अपने टारगेट्स को सेलेक्ट किया, उनको कैसे हिट्स किया, चाहे वो पाकिस्तान के जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर रहे हों उसको कैसे हिट किया और आतंकी ठिकानों को कैसे हिट किया, पाकिस्तान के एयर स्टेशन रडार सिस्टम को कैसे भारतीय सेना ने हिट किया, उसे तबाह किया। बाकायदा इसके पूरे के पूरे सबूत दिए गए। बिफोर और आफ्टर की तस्वीरें सामने रखी गई। वही तस्वीरें सबसे पहले अब आपको दिखाते हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे भारतीय सेना ने इन स्टेशन को हिट किया और उसके बाद क्या इंपैक्ट वहां पर पड़ा है। यह आप तस्वीर देखिए जो इस समय आपकी स्क्रीन पर चल रही है। यह है मरकज तैयबा मुरीदके की तस्वीर, बिफोर और आफ्टर। पहले की तस्वीर में जो क्रॉस बनाए गए हैं, रेड क्रॉस बनाए गए हैं, उससे आप स्पॉट को आइडेंटिफाई कीजिए और आफ्टर की तस्वीरों में देखिए कि वो किस तरह से तबाह हो चुके हैं। अटैक के बाद की वो तस्वीरें हैं। तो मरकज तैयबा मुरीद के, जहां पर जैश के बहुत सारे आतंकी रहते थे, इसको किस तरह से हिट किया गया, किस तरह से टारगेट किया गया, ये तस्वीर है मरकज सुभान। अब ये मरकज सुभान बहावलपुर की तस्वीर, जिसमें पहले और बाद में आप स्पॉट कर सकते हैं किस तरीके से
पहले में जो रेड क्रॉस यहां पर भी लगाए गए हैं वो टारगेट थे और दूसरी तस्वीर में येलो सर्कल के अंदर वही तस्वीर है कि कैसे उनको उड़ाया गया। 3 पॉइंट्स थे और तीनों पॉइंट्स को बहुत ही शानदार तरीके से भारतीय वायुसेना ने हिट किया, इनको किस तरह से उड़ाया। अब ये पसरूर रडार सिस्टम जो पाकिस्तानी एयर डिफेंस का एक मजबूत रडार सिस्टम था, पसरूर रडार सिस्टम, इसकी बिफोर और आफ्टर की आप तस्वीरें देखिए, पहले की तस्वीर और बाद की तस्वीर। ये जो आप सर्कल देख रहे हैं बीच में, ये वही रडार सिस्टम है जिसको भारतीय सेना ने उड़ाया। जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट आप देख रहे हैं, ये ब्लैक स्पॉट बताता है कि किस तरह से इसको हमने हिट किया है, किस तरह से इसको टारगेट किया और ये तबाह हो गया। तो ये पसरूर रडार सिस्टम की तस्वीर है। रडार सिस्टम वही सिस्टम जो कि पकड़ लेता है कोई भी फाइटर प्लेन या फिर एरियल कॉम्बैट जो व्हीकल होते हैं उनकी एक्टिविटीज को देखता है। जैकबाबाद एयरफील्ड की तस्वीर बिफोर और आफ्टर, यहां पर इनके जो वायुसेना के जेट्स हैं वो बड़े पैमाने पर रहते हैं। पहले की तस्वीर देखिए, पूरी छत दिख रही है। दूसरी तस्वीर देखिए, रेड एरो से जो आपको दिखा रही है वो छत किस तरह से तहस नहस हो गई, किस तरह से भारतीय सेना ने अपने हमले में इस जैकबाबाद एयरफील्ड की छत को उड़ा दिया। तो ये जैकबाबाद एयरफील्ड की तस्वीर है जहां पर भारतीय वायुसेना ने स्ट्राइक की। अब ये देखिए, अगली तस्वीर सामने आपके आई है चुनियान रडार सिस्टम की। पहले की तस्वीर और बाद की तस्वीर, बिफोर आफ्टर में साफ साफ अंतर आप लगा सकते हैं। बाद में जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें जो रेड एरो से जो आपको तस्वीर दिख रही है वो टारगेट है जिसको हिट किया गया, जिसको नुकसान पहुंचा गया, जो कि काले काले शेडो में आपको वहां पर दिख रही होगी। तो ये बिफोर और आफ्टर की तस्वीरें हैं चुनियान रडार सिस्टम की। अब ये चुनियान रडार सिस्टम भी काफी महत्वपूर्ण एक स्पॉट था, काफी महत्वपूर्ण एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन था, वो हमने आपको दिखाया। और ये एक बार फिर से मरकज़ तैयबा मुरीद की तस्वीर। तो ये तमाम वो तस्वीरें थी जो हमने आपको दिखाई, जो भारतीय सेना ने अपनी इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी, जिसमें भारतीय तीनों सेनाओं के रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से हमने टारगेट किया है पाकिस्तान के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, वहां के जो आतंकी ठिकाने हैं और वहां के जो एयरफोर्स के जो एयरफील्ड हैं, उनके रडार हैं, उनको किस तरह से भारतीय वायुसेना ने अपने इन हमलों में तबाह कर दिया एक तरीके से। तो यानी कि ये वो सबूत है जो बताते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भारत ने कैसी कार्रवाई की है, कैसा एक्शन लिया और एक तरीके से साफ मैसेज दिया है कि भाई दोबारा से अगर आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आपको किस भाषा में, किस लिहाज में और किस स्केल पर आपको जवाब मिलेगा, वो आप देख चुके हैं इन तस्वीरों में। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब तीनों सेनाओं के प्रवक्ता एक के बाद एक जानकारी दे रहे थे तो एयर मार्शल ए.के. भारती से सवाल भी पूछा गया कि भाई हमारी ब्रह्मोस मिसाइल या फिर S-400 डिफेंस सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसा रहा। एयर मार्शल ए.के. भारती ने यह साफ किया कि मैंने ये कभी नहीं बताया इस पूरे ऑपरेशन में, ऑपरेशन सिंदूर में जब जब डिटेल्स दी गई तो सेना की तरफ से ये कभी नहीं बताया गया कि हमने कौन कौन से वेपन का इस्तेमाल किया है, हमने कौन सी मिसाइल का इस्तेमाल किया है, चाहे हमने ब्रह्मोस, अग्नि या फिर कौन सी मिसाइल का इस्तेमाल किया, ये कभी भी सेना ने नहीं बताया। और यही बात एयर मार्शल ए.के. भारती ने साफ भी की कि मैंने कभी यह नहीं बताया कि हमने कौन कौन से वेपन यूज किए, लेकिन उन्होंने यह जरूर बताया उनका असर जोरदार रहा, यानी कि जो भी वेपन हमने इस्तेमाल किए हैं उनका असर हमारे टारगेट्स पर बड़ा जोरदार रहा। बड़े शार्प अंदाज में उन्होंने कहा कि अगर इसमें दुश्मन का कोई नुकसान हुआ हो तो हमारा काम टारगेट्स को हिट करना है, गिनती करना उनका काम है, बॉडीज को गिनना उनका काम है। आपको सुनाते हैं एयर चीफ मार्शल ए.के. भारती ने क्या कहा, सुनिए। What I was saying that I never mentioned of any of the weapons, the caliber that we use. All right, so we leave it at that. Those are matters of operational details which I would not like to go into. But suffice to say that whatever methods and whatever means we have chosen, it had the desired effects on the enemy targets. How many casualties? What was? How many injuries? Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. तो आपने सुना, ये थे भारत के डीजीएओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस ए.के. भारती, जो कि एयर ऑपरेशंस जितने भी होते हैं उसकी कमान संभालते हैं। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भाई हमारा काम टारगेट को हिट करना है, बाकी बॉडीज काउंट करना, गिनती करना, ये उनका काम है जिनको हमने हिट किया है। ये सवाल उनसे इस संदर्भ में पूछा गया था कि हमारे हमले में क्या कुछ नुकसान पाकिस्तान को हुआ है या फिर हमें क्या नुकसान हुआ है। अब जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हवाई स्ट्राइक की या फिर जब पाकिस्तान की तरफ से भारत के मिलिट्री सेंटर्स को, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया जा रहा था, तो इस बीच कई तरह की खबरें भी सामने आई। ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारत ने पाकिस्तान के कुछ फाइटर प्लेन्स को ध्वस्त कर दिया है, उनके कुछ चाहे F-16 हो, 17 हो, उनको ध्वस्त कर दिया, उनको उड़ा दिया है।
यही सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डीजीएओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशन से भी पूछा गया। एयर मार्शल एके भारती ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं एग्जैक्ट नंबर तो आपको नहीं बता सकता हूं क्योंकि इसमें अभी हम कुछ टेक्निकल जानकारियों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि जवाबी कार्रवाई में हमने पाकिस्तान के कुछ जेट्स को ध्वस्त किया है। आपको सुनाते हैं इस बारे में उन्होंने क्या कहा। If I get it right, you want to know how many of their planes we have downed? Yes, sir. Yes, sir. All right. See, as I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. I have the numbers. Okay. And we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. Were they, please don't ask were me. they fourth generation plus, sir? No, See, sir, you're putting words into my mouth. Why do you say fourth generation? Let us make it. एके भारती ने साफ तौर पर कहा कि आई हैव द नंबर्स, यानी कि मुझे पता है उनके नंबर्स क्या है, लेकिन टेक्निकल डिटेल्स को इकट्ठा कर रहे हैं। ये नहीं बताया कि एग्जैक्ट कितने हमने जेट्स उनके उड़ाए हैं। ये भी उन्होंने कहा कि इस पूरे ऑपरेशन में जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है उसमें काफी ज्यादा नुकसान भी पाकिस्तान को पहुंचा है। अब कितने जेट उनके उड़े हैं इस बात का कंफर्म नंबर तो उन्होंने अभी नहीं दिया। हो सकता है कि आने वाले समय में सेना इसका भी नंबर दे दे, लेकिन यह जरूर कहा है कि उनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अब इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में नेवी का रोल कैसा रहा? जब वाइस एडमिरल एएन प्रमोद से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने नेवी के फ्रंट की बात बताई कि हमने नेवी के फ्रंट पर कैसे समंदर में हमने मैरीटाइम क्षेत्र में कैसे हमने इस पूरे ऑपरेशन को डोमिनेट किया, किस तरीके से हमने पाकिस्तान नेवी को भी डोमिनेट किया। एक बड़ी जबरदस्त लाइन उन्होंने बोली पाकिस्तान को लेकर के। इस बात का जवाब था वो जब उनसे पूछा गया कि भाई पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन लगातार कर रहा है, तो उस पर क्या कहा उन्होंने वन लाइनर में, सुनिए। First of all, as I mentioned, we have quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst three services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan तो इस बार अगर पाकिस्तान हिमाकत करता है किसी एक्शन को लेने की तो उन्हें पता है कि हम क्या करेंगे। वन लाइनर, एक लाइन में जो डीजीएनओ है, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस, हमारी जो नेवी है, उसके जो वाइस एडमिरल एएन प्रमोद हैं, उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया वो अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है कि हमने बहुत क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो है वो इंपैक्ट डाला है पाकिस्तानी जो एरियाज रहे हैं उनके ऊपर और पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर। अब एयर मार्शल भारती से यह सवाल भी पूछा गया कि भाई पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ग्लोबली पाकिस्तान की तरफ से एक एजेंडा फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो F-16 है, F-17 है, जो कि चाइना से वो लेकर के आए हैं, उन्होंने हमारे फाइटर प्लेन्स को ध्वस्त किया है, उन्होंने हमारे जेट्स को तबाह किया है। पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि राफेल को हमने मार गिराया, लेकिन कहां मार गिराया इसका कोई सबूत आज तक पाकिस्तान दे नहीं पाया। अब हमारे फाइटर जेट्स को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे, हमारे पायलट्स को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे, उस पर भी एक क्लेरिफिकेशन दिया गया, एक तस्वीर साफ करने की कोशिश की गई है एके भारती की तरफ से। एके भारती का कहना है कि इस समय मैं इन तमाम चीजों पर ज्यादा कमेंट तो नहीं करूंगा क्योंकि हम अभी भी एक कॉम्बैट सिचुएशन में हैं, और कॉम्बैट सिचुएशन में अगर आप कोई भी डिटेल्स डिस्क्लोज करते हैं तो उससे फायदा हो सकता है, उससे एज मिल सकता है आपके एनिमी को। अब इस सिचुएशन में वो अभी नहीं है कि इन तमाम डिटेल्स को साझा करें और किसी भी तरह का एडवांटेज दूसरे को न दें। बस इतना कहेंगे, ये उन्होंने कहा है कि मैं इतना कहूंगा कि हमने वो हासिल किया जो हम हासिल करना चाहते थे। हमारे सभी पायलट सेफ वापस लौटे हैं। सुनिए एयर मार्शल भारती को। As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that because
we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected, and all our pilots are back home. Thank you. Okay, hold, please don't, please. तो एके भारती ये कह रहे हैं कि हमारे जो पायलट हैं वो सेफ हैं, सुरक्षित हैं, वापस लौट आए हैं। पाकिस्तान चाहे दुनिया भर में जिस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाता रहे, लेकिन दुनिया ने देखा है कि किस तरह से भारतीय एयरफोर्स ने उनके ऊपर स्ट्राइक की है, किस तरीके से जवाब दिया है। अब भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। उन्होंने पूरा ब्रीफ किया कि आर्मी ने किस तरह से जो हमारे बॉर्डर इलाके हों, एलओसी पर हों, किस तरीके से सीज फायर हुआ, उसके बाद सीज फायर का वायलेशन किया गया पाकिस्तान की तरफ से, ये बात भी कही गई। उसके बाद उनको हमने किस तरह से जवाब दिया वो भी कहा गया। और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई ने यह भी कहा कि हमने साफ बताया था पाकिस्तान को कि ये कार्रवाई हम क्यों कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को हम क्यों लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन ने अपने हिसाब से अपनी कार्रवाई की। यानी कि पाकिस्तान जब इस कार्रवाई से, ऑपरेशन सिंदूर से बौखला उठा, तो पाकिस्तान ने भारत के जो कश्मीर के खासतौर पर जो लोग हैं, सिविलियंस हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की कोशिश की, हमारे एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश की। तो यही बात कही है कि उन्होंने अपने हिसाब से कार्रवाई की। ये सब बातें आम बातें नहीं होती हैं। जब भी हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो ये बातें आम बातें नहीं होती हैं। एलओसी में सीज फायर का वायलेशन हुआ, सीज फायर के वायलेशन के बाद घुसपैठ की भी संभावना बनी। तो हर सिचुएशन अलग अलग हिसाब से काम करती है, उसे अलग अलग हिसाब से डील करना पड़ता है और किया भी जाता है। क्या कहा डीजीएमओ ने, सुनिए। तो आतंकवाद में अजहर मसूद की तरफ से एक बयान जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इसका बदला लेंगे और जाज जाज रुलाएंगे। तो क्या अगला, अगर खुदा न खास्ता अगला टेरर अटैक किसी भी तरह का होता है, तो क्या उसे एक्ट ऑफ वॉर में हमारी तरफ से लिया जाएगा और उसका क्या माकूल जवाब दिया जा सकता है? मेरा इसमें सिर्फ एक ही जवाब है आपके लिए कि हमने अपनी कार्रवाई करी। हमने उसके बाद मैंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया कि ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि हमने इस तरीके से ये जो स्ट्राइक्स हैं वो क्यों की। लेकिन जो हमारा एडवर्सरी है उसने जैसे मुनासिब समझा वो कार्रवाई करी। तो आपने देखा कि ये जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं 3-4 दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयरफोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं। हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायोलेशंस, आपके एक साथी ने सवाल पूछा था शुरू में, एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज तो वॉर में शामिल हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, वो स्पेक्यूलेटिव जोन में आ जाता है और मैं स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहता हूं। हर एक सिचुएशन अलग होती है और उससे एक तरीके से डील किया जाता है। तो हर एक सिचुएशन अलग होती है, उससे निपटने का तरीका अलग होता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इस तरीके के एक्शन नहीं होते हैं कि दोनों देशों की जो एयरफोर्स है वो आसमान में उड़ रही हो, एक दूसरे पर ड्रोन अटैक कर रहे हो। एलओसी पर जब सीज फायर का वायलेशन हुआ तो उसमें घुसपैठ की भी संभावना होती है और घुसपैठ सिर्फ आतंकवादियों के लेवल से ही नहीं होती है। डीजीएमओ ने यह साफ तौर पर कहा है कि घुसपैठ पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से भी की जा सकती है। इसीलिए हर कंडीशन से निपटने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि दोनों देशों के बीच जब डीजीएमओ लेवल की बैठक होगी तो उसके बाद आगे की स्थिति साफ होगी कि आगे दोनों देशों के बीच में यह सीज फायर किस तरीके से रहने वाला है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।